वर्ष 2026 का एक नया भारत, मतलब आत्मनिर्भर भारत, जिसको लेकर सभी सुपर पावर भी हैरान हैं और सभी के षड्यंत्रों को तोड़ती हुई भारत एक नई दिशा, एक नए आयाम की ओर अग्रसर है। इस पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत है। आज हम उसी रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं और इसमें दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश की गई थी जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आपकी आंखों या कानों को विश्वास तक न हो, लेकिन करना ही होगा। वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से लेकर बीजिंग के बंद कमरों में तक एक ऐसी फाइल तैयार हुई थी जिसका मकसद किसी एक सरकार को गिराना नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति के भूगोल को हमेशा के लिए बदल देना था। क्या आप जानते हैं कि बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सिर्फ कोलकाता की सत्ता से ही मतलब नहीं थी, बल्कि उसने ग्लोबल पॉलिटिक्स के उस सबसे बड़े चक्रव्यूह को भी तहस नहस कर दिया जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी पिछले 3 सालों से बुन रही थी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं। जैसे ही बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतों की पकड़ मजबूत हुई, वैसे ही 7 समुंदर पार बैठे उन अगाओं के चेहरे उतर गए जो भारत को पूरब से काटने का सपना देख रहे थे। बंगाल का चुनाव उसके बाद की ये प्रचंड जीत महज एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का वो टर्निंग पॉइंट है जिसने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के नापाक गठजोड़ की कमर तोड़ कर रखी। साल 2026 का ये दौर भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक समय साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब जंग सरहदों पर गोलियों से नहीं, बल्कि बंद कमरों में बैठी डीप स्टेट की साजिशों से लड़ी जा रही है। बंगाल को भारत से अलग करने का जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला मास्टर प्लान तैयार था, उस पर भारत के आम वोटर ने ऐसी कचोट की, ऐसा चोट मारा कि आज सुपर पावर के पसीने छूट गए हैं। अगले कुछ मिनटों में हम उस वक्त से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जमीन के नीचे चल रही हलचल को साफ साफ बयान कर देगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर उन कड़ियों को जोड़ना होगा जिन्हें मुख्य धारा की मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद माहौल सिर्फ बीजिंग या इस्लामाबाद में ही खराब नहीं हुआ, बल्कि इसकी सबसे ज्यादा तपिश अमेरिका में भी महसूस की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल के नतीजे आने के बाद वाशिंगटन के थिंक टैंक्स में हड़कंप मच गया। आखिर क्यों एक भारतीय राज्य का चुनाव अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण था? इसका जवाब छिपा है उस चिकन नेक कॉरिडोर में जो भारत को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। विदेशी ताकतों का प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता बरकरार रहती या फिर कोई ऐसी सरकार आती जो केंद्र के साथ टकराव में रहती, तो अगले कुछ वर्षों के भीतर एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती जहां बंगाल को भारत की मुख्य भूमि से मानसिक और भौगोलिक तौर पर अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका बंगाल के जरिए भारत के पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर्स तक की अपनी पहुंच बनाना था, ताकि वह चीन पर नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर भारत को ब्लैकमेल भी कर सके। लेकिन बंगाल की जनता ने उनके इस सॉफ्ट इन्वेजन के प्लान पर पानी फेर दिया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जिसने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया। पूर्व उत्तर भारत के जंगलों और संवेदनशील इलाकों में हाल ही में एक ऐसी गिरफ्तारी हुई जिसे दुनिया भर की जासूसी दुनिया में भूचाल ला दिया। यह गिरफ्तारी थी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक टॉप लेवल की एजेंसी। सवाल उठता है कि अमेरिका का एक जासूस भारत के उस हिस्सों में क्या कर रहा था जहां की सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से लगती है। रिपोर्ट्स बताती है कि यह जासूस स्थानीय अलगवादी गुटों को फंड मुहैया कराने और उन्हें आधुनिक हथियारों को ट्रेनिंग देने के मिशन पर था। मकसद साफ था कि जैसे ही बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होता, वैसे ही पूर्वोत्तर को अशांत कर दिया जाता। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियां ने समय रहते इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस गिरफ्तारी ने अमेरिका के उस में नकाब कर दिया जो खुद को हमारा सबसे बड़ा रणनीतिकार साझेदार कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे से भारत के टुकड़े करने की साजिश को खाद पानी दे रहा था। इस दौरान मीडिया ने सबको चौंका दिया। पिछले कई महीनों से ईरान और इजराइल के बीच जिस बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही थी, वो अचानक से ठंडे बस्ते में बदल गई। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को अचानक शांति से प्यार हो गया? बिल्कुल नहीं।
असल में अमेरिका ने ईरान के मसले को इसलिए पीछे धकेला क्योंकि उसके निशाने पर अब सबसे ऊपर भारत आ चुका था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी नियम के तहत आज एक ऐसा अपवित्र गठबंधन बन गया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। दुनिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका और चीन आज भारत को रोकने के लिए एक साथ आ चुके हैं। यह बात तब और पुख्ता हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की एक गोपनीय यात्रा की। जिस चीन को ट्रंप अपनी रैलियों में कोसते नहीं थकते थे, उसी के साथ आज वे हाथ मिला रहे। आखिर क्यों? क्योंकि भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति इस दोनों देशों के वर्चस्व के लिए खतरा बन गई। ट्रंप की चीन यात्रा और उसके तुरंत बाद चीन का भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट से किनारा कर लेना ये साबित करता है कि भारत के खिलाफ एक ग्लोबल घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से आ रहे गेस्ट एंकरों को भी जिस तरह से वापस लौटाया गया और जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है, वह किसी बड़े खतरे की आहट है। रूस से यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी, वह पश्चिम देशों को रास नहीं आ रही है। उन्हें एक ऐसा भारत चाहिए जो उनके इशारों पर नाचे, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व वाला भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। यही वजह है कि अब भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में देशवासियों से जो भावुक और सख्त अपील की, वह बस यूं ही नहीं था। मोदी जी का कहना है कि अगले 1 साल तक सोना न खरीदे, पेट्रोल डीजल बचाएं और विदेशी सामान का बहिष्कार करें। यह किसी बड़े इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद ही यह फैसला लिया गया है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे बातें कहता हो तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ और बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। यह जंग फिजिकल कम और इकोनॉमिकल ज्यादा है। भारत को अपनी विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व को बचाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर की करेंसी मार्केट में भारी उथल पुथल होने की संभावना है। सोचिए, अगर भारत का आम नागरिक सोना खरीदना बंद कर दे तो क्या होगा। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। जब हम लोग खरीदते हैं तो हमारा अरबों डॉलर का विदेशी पैसा बाहर चला जाता है। अगर हम 1 साल तक सोना ना खरीदें तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि हमें किसी भी विदेशी प्रतिबंध की परवाह नहीं रहेगी। मोदी जी जानते हैं कि अगर आज हम अपने आर्थिक आदतों को नहीं बदला तो आने वाले समय में विदेशी ताकतें हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करेगी। यह अपील किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता बचाने के लिए किया गया है। यही हाल ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। पेट्रोल और डीजल के लिए आज हम काफ़ी हद तक खाड़ी देशों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। अगर हम पैदल चलने की आदत डालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर सौर ऊर्जा की तरफ तेजी से शिफ्ट हो, तो हम उस सबसे बड़ी कमजोरी को खत्म कर देंगे जिसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश हमें डराते रहते हैं। रसोई गैस और तेल का कम से कम उपयोग करना आज सिर्फ एक बचत का तरीका नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का एक रूप बन चुका है। आपको ये समझना होगा कि बंगाल की जीत ने जिस तरह से अमेरिका के ईस्टर्न कॉरिडोर प्लान को ध्वस्त किया, उससे वो बौखलाए हुए हैं। यदि वहाँ इस तरह के विचारधारा वाला कोई भी पार्टी संधारण जनमत से भी जीत जाती तो अगले कुछ वर्षों में अमेरिका उनके साथ मिलकर बंगाल को एक ऐसे स्वायत्त क्षेत्र में बदलने की कोशिश करता जो दिल्ली के नियंत्रण से बाहर होता। इससे भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा मुख्य भूमि से पूरी तरह कट जाता। यह एक ऐसी साजिश थी जिसमें ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज बहुत बारीकी से अंजाम दे रही थी, लेकिन राष्ट्रवादी सरकार के आने से वहां सुरक्षा एजेंसियों की ही फ्री हैंड मिल गया और अब हर गद्दार की फाइल खुल रही है। आने वाले महीनों में भारत की 2 सीमाएं सुलग सकती हैं। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ और दूसरी तरफ चीन की LHC पर बढ़ती हिमाकत। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं, खतरा हमारे शहरों के भीतर उन स्लीपर सेल से भी है जो विदेशी फंडिंग के दम पर अराजकता फैलाने की फिराक में है। इसलिए मोदी जी ने हर देशवासियों से एक सैनिक की तरह व्यवहार करने की अपील की है। अब आप एक माचिस की तिल्ली भी विदेशी खरीदते हैं तो आप अनजाने में उस दुश्मन की मदद कर रहे होते हैं जो आपके देश को अस्थिर करना चाहता है। कल्पना कीजिए कि अगर कल को भारत पर कोई बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लग जाए तो क्या हम तैयार हैं? रूस ने तो झेल लिया क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन भारत के लिए चुनौती बड़ी होगी। इसलिए आज हम आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ एक स्लोगन नहीं, बल्कि हमारा रक्षा कवच। हमें अपनी निर्भरता पर उस चीज से खत्म करनी होगी जो हमें कमजोर बनाती है। क्या आप जानते हैं कि आपके लॉकर में रखा सोना
बैंक जमा करवाने की अपील क्यों की जा रही है? क्योंकि वह सोना जब सर्कुलेशन में आएगा तो भारत की करेंसी को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना देगा। भारत के खिलाफ इस समय जो साजिश रची जा रही है उसमें डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों के मन में अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ जहर भरा जा रहा है। विदेशी एजेंसियों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है ताकि भारत के भीतर यह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जा सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि 2026 का भारत अब जाग चुका है। बंगाल से उठी यह राष्ट्रवादी लहर अब पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रही है। जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत के टुकड़े कर देंगे, उन्हें अब अपनी खैर मनानी चाहिए। अगला 1 साल भारत के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी जी के हर शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। जब वे कहते हैं कि सहयोग करें तो इसका मतलब है कि वे जानते हैं कि आने वाला तूफान कितना बड़ा है। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। विलासिता की वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी बुनियादी ज़रूरतें और देश की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। याद रखिए, जब देश सुरक्षित होगा तभी आपका घर और आपकी जमा पूंजी सुरक्षित होगी। क्या हम 1 साल के लिए सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं? चीन और अमेरिका का यह गठजोड़ भले ही कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति के सामने यह कुछ भी नहीं है। रूस के साथ हमारे संबंध आज भी रणनीतिक तौर पर मजबूत है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रूस के गैस टैंकरों को वापस लौटाना इस बात का संकेत था कि भारत अब किसी के दबाव में आकर अपनी राजनीति या रणनीति नहीं तय करेगा। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं और यही बात दुनिया को चुभ रही है। बंगाल में जो हुआ वो बस शुरुआत थी। अब असली खेल शुरू होगा जब भारत के अन्य हिस्सों में भी उन विदेशी एजेंटों और स्थानीय मददगारों की धरपकड़ शुरू होगी। पूर्वोत्तर में पकड़े गए जासूस ने कई बड़े नामों का खुलासा किया है, जिनमें कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और नेता भी शामिल हो सकते हैं। यह पूरा नेक्सिस अब ये नाकाम होने वाला है। भारत की एजेंसियां अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रूप अपना चुकी है। अब हम घर में घुसकर सिर्फ जवाब नहीं देते, बल्कि दुश्मन की चाल को उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मोदी जी की अपील एक चुनावी लहजा नहीं है, ये समय दिखाने का है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर देशभक्त नहीं है, बल्कि हम जमीन पर भी त्याग करने को तैयार हैं। पैदल चलना, सौर ऊर्जा अपनाना, विदेशी सामान का त्याग करना छोटी बातें लग सकती है, लेकिन इनका सामूहिक प्रभाव किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वदेशी और आत्मनिर्भर हो जाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका को भी कम करके नहीं रखा जा सकता है। वो चीन का मोहरा बनकर लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपनी आग में जल रहा है। अमेरिका अब उसे भी एक डिस्पोजल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही भारत के खिलाफ उसका काम खत्म होगा, अमेरिका उसके हाल को छोड़ देगा। लेकिन भारत का लक्ष्य पाकिस्तान नहीं बल्कि उस ग्लोबल हेजमनी को चुनौती देना है जो सदियों से दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। यही बात है समीक्षा, और इस पर नजर करिए, इसको समझिए और जो आत्मनिर्भर भारत में बनने में आप अपना बहुमूल्य सहयोग